जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान दुनिया के सबसे भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर खड़ा है और वो ना जोर-जोर से चिल्लाकर अपने बैंक खाते का पासवर्ड, अपना बैलेंस और अपनी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स सबको बता रहा है। सुनने में तो ये किसी पागलपन से कम नहीं लगता। बिल्कुल, लेकिन फिर भी उस चौराहे पर मौजूद कोई भी इंसान ना तो उसके पैसे चुरा सकता है और ना ही ये जान सकता है कि वो इंसान असल में है कौन। हाँ, कोई भी चीज एक ही समय पर पूरी दुनिया के सामने खुली और पूरी तरह से प्राइवेट कैसे हो सकती है? ये सवाल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब जब मैंने पहली बार ये सुना था तो मैं भी काफी कंफ्यूज था। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा कारण है जो बहुत से लोगों को क्रिप्टो की दुनिया से या तो डराता है या फिर दूर रखता है। सही बात है। तो क्रिप्टो बियॉन्ड द हाइप सीरीज की इस खास डीप डाइव में आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज का हमारा मिशन एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिकोड करना है जो इस नामुमकिन सी लगने वाली बात को असल जिंदगी में मुमकिन बनाता है। और इसे ही हम तकनीकी दुनिया में जीरो नॉलेज प्रूफ कहते हैं, राइट? बिल्कुल, शॉर्ट में से ZKP या ZKP कहते हैं। आज की इस चर्चा का मेन गोल यही है कि बिना किसी भारी भरकम जार्गन या डरावने गणित के हम ये समझें कि डिजिटल दुनिया में अपनी पूरी जानकारी दिए बिना कोई अपना सच कैसे साबित कर सकता है। राइट। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना मुझे लगता है कि शुरुआत सीधे ब्लॉकचेन या क्रिप्टो से नहीं करनी चाहिए, बल्कि रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी की एक बहुत बड़ी और आम उलझन से बात शुरू करते हैं। अच्छा, तो आप किस उलझन की बात कर रही हैं? मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस प्राइवेसी की जरूरत ही क्यों है। आजकल इंटरनेट पर हर कदम पर, चाहे किसी ऐप में लॉगिन करना हो, ऑनलाइन कोई पेमेंट अप्रूव करना हो, या सिर्फ ये बताना हो कि हमारी उम्र क्या है, वही तो सिस्टम हमसे दुनिया भर का डेटा मांगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी छोटी सी बात को सच साबित करने के लिए लोगों को अपनी पूरी जन्मपत्री देनी पड़ रही है। ये एकदम जमीनी हकीकत है। आज की डिजिटल दुनिया लगातार लोगों से सबूत मांगती है और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये सबूत हमेशा डेटा के रूप में मांगे जाते हैं, और वो भी जरूरत से बहुत ज्यादा डेटा। बिल्कुल, लोग बस सुविधा के नाम पर रोज अपनी प्राइवेसी की कीमत चुका रहे हैं। एग्जैक्टली। और यहीं पर जीरो नॉलेज प्रूफ यानी ZKP की एंट्री होती है। अगर इसका बहुत ही बुनियादी मतलब समझें तो ZKP किसी भी दावे को सच साबित करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें उस सच के पीछे का एक्चुअल डेटा या जानकारी शेयर ही न करनी पड़े। रुको, जीरो नॉलेज मतलब जो सिस्टम मेरी जांच कर रहा है उसे मेरे बारे में जीरो यानी बिल्कुल कोई जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, बुनियादी आइडिया यही है। इसमें जीरो नॉलेज का सीधा मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति या कंप्यूटर सिस्टम उस दावे को वेरीफाई कर रहा है ना, उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात की गारंटी मिलती है कि दावा 100% सच है। ओहो, तो उसे बैकग्राउंड का कोई भी डेटा नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई इतिहास नहीं। वो बस उस एक बात पर ठप्पा लगाता है और बाकी सब कुछ एक ब्लैक बॉक्स में सुरक्षित रहता है। इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए किसी को एक ऐसे क्लब में जाना है जहां एंट्री के लिए 18 साल या उससे ज्यादा उम्र होना जरूरी है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अब गेट पर खड़े बाउंसर का काम सिर्फ ये चेक करना है कि उम्र 18 से ऊपर है या नहीं। लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है? लोग अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस निकालते हैं और बाउंसर को थमा देते हैं। और जरा सोचिए, उस एक कार्ड पर क्या क्या लिखा होता है? वही तो मैं कह रही थी। उस कार्ड पर पूरा नाम, घर का सटीक पता, जन्म की पूरी तारीख और एक परमानेंट ID नंबर तक होता है। अब लॉजिकली देखा जाए तो उस बाउंसर को किसी के घर के पते से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, उसे तो बस एक हाँ या ना चाहिए। राइट। तो ZKP का असली विचार यही है कि वहां अपना पूरा इतिहास दिखाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। सिस्टम बस एक मैथमेटिकल तरीके से ये कंफर्म कर दे कि हाँ, उम्र 18 से ज्यादा है और बाकी की सारी जानकारी बाउंसर से छुपी रहे। ये बाउंसर वाली एनालॉजी ना इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे की फिलॉसफी को बहुत अच्छे से पकड़ती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करना जरूरी है। वो क्या? जब भी प्राइवेसी की बात आती है तो एक आम धारणा बन जाती है कि अगर कोई अपनी जानकारी छिपा रहा है तो जरूर वो कोई गलत काम कर रहा होगा। लोगों को लगता है कि प्राइवेसी और सीक्रेसी यानी गोपनीयता दोनों एक ही बात है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। सीक्रेसी का मतलब हो सकता है कि कोई कुछ गलत छिपाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन प्राइवेसी हर इंसान के सम्मान, उसकी आज़ादी और उसके बुनियादी अधिकार का हिस्सा है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब जैसे हर कोई अपने घर की खिड़कियों पर पर्दे लगाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग अपने लिविंग रूम में कुछ गैर कानूनी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी जिंदगी की हर चीज पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन के लिए नहीं है। हमारी अपनी एक बाउंड्री है। सटीक बात। तो ZKP का काम किसी को कानून से बचाना या सिस्टम को धोखा देना नहीं है। ये जवाबदेही या वेरिफिकेशन से भागने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसका मेन पर्पस क्या है? इसका असली मकसद ये तय करना है कि सिस्टम में ईमानदारी बनी रहे, वेरिफिकेशन पूरा हो, लेकिन बिना किसी का अनावश्यक डेटा जमा किए। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि कम जानकारी देकर काम चलाना है। लेकिन मुझे अभी भी एक बात खटक रही है। बताइए। बाउंसर वाली बात तो इंसान के लेवल पे ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में ये कैसे होता है? I mean, बिना डेटा देखे कोई सिस्टम कैसे मान लेगा कि मेरी बात सच है? क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे हम इस प्रक्रिया को समझ सकें? ओह, चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। सुडोकू पजल के बारे में तो सब जानते हैं, राइट? हाँ, न्यूज़पेपर वाला सुडोकू, बिल्कुल। तो मान लीजिए कि मैंने न्यूज़पेपर का एक बहुत ही मुश्किल सुडोकू सॉल्व कर लिया है। अब मुझे आपको ये साबित करना है कि मैंने इसे सच में सॉल्व कर लिया है, लेकिन मैं आपको अपना पूरा सॉल्व किया हुआ पजल नहीं दिखाना चाहता। क्योंकि फिर तो मेरे लिए पजल सॉल्व करने का मजा ही खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब आप बिना पजल देखे कैसे मान लेंगी कि वो सच में सॉल्व हो गया है? हो सकता है मैंने उसमें सब गलत नंबर भरे हों। हाँ, मैं तो यही सोचूंगी। तो आप ये साबित कैसे करेंगे? यहीं पर ZKP का जादू आता है। मैं क्या करूंगा कि सुडोकू के हर खाने में जो नंबर मैंने भरा है, उस नंबर को एक कागज की छोटी सी पर्ची पर लिखकर उस खाने पर उल्टा करके रख दूंगा। ओके, मतलब मुझे पूरा ग्रिड दिख रहा है, लेकिन सारे नंबर उल्टे रखे हैं। हाँ, अब मैं आपसे कहूंगा कि आप सुडोकू की कोई भी एक लाइन या कोई भी एक कॉलम या कोई भी 3 बाय 3 का एक ब्लॉक चुन लें। ठीक है। मान लीजिए मैंने बीच वाला एक कॉलम चुन लिया। अब मैं क्या करूंगा, उस कॉलम की उन 9 पर्चियों को उठाऊंगा, उन्हें अच्छी तरह से शफल करूंगा, यानी मिला दूंगा, और फिर आपको दिखा दूंगा। अच्छा। आप देखेंगे कि उन 9 पर्चियों में 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर मौजूद हैं। कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सुडोकू का नियम यही है ना? अरे वाह, मतलब मैंने ये तो देख लिया कि उस कॉलम में 1 से 9 तक सब है, लेकिन चूंकि पर्चियां शफल हो गई थी, इसलिए मुझे ये नहीं पता चला कि कौन सा नंबर किस डब्बे में रखा था। मेरा पजल स्पॉइल नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि हम इस प्रोसेस को सिर्फ एक बार नहीं करेंगे। मैं फिर से पर्चियां उल्टी रखूंगा और आप फिर से कोई नई लाइन या ब्लॉक चुनेंगी। हम ये प्रोसेस 50 या 100 बार रिपीट करेंगे। और अगर आपने सुडोकू गलत सॉल्व किया होगा तो किसी न किसी बार आपके चुने हुए ब्लॉक में 1 से 9 तक के सारे नंबर नहीं निकलेंगे। कोई नंबर मिसिंग होगा या रिपीट हो जाएगा। के हिसाब से ये लगभग नामुमकिन है कि आपने गलत पजल सॉल्व किया हो और हर बार बच गए हो। बिल्कुल। मुझे 100% भरोसा हो जाएगा कि आपको सही जवाब पता है, वो भी बिना एक भी सही लोकेशन देखे। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। यही है जीरो नॉलेज प्रूफ का पूरा मैकेनिज्म। कंप्यूटर की दुनिया में ZKP इसी तरह काम करता है। बस पर्चियों और सुडोकू की जगह वो बहुत ही जटिल क्रिप्टोग्राफिक गणित और प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करता है। मतलब सिस्टम एक दूसरे से लाखों बार कुछ गणितीय सवाल जवाब करते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि सामने वाले के पास सही जानकारी है। हाँ, वो भी बिना वो जानकारी शेयर किए। तो अब जब हमें ये समझ आ गया है कि ZKP का गणित कैसे काम करता है, तो वापस अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में प्राइवेसी और पारदर्शिता के बीच इतनी बड़ी बहस क्यों है? किया गया है कांच के घर की तरह। हाँ, जब कोई इंसान एक नॉर्मल बैंक से पैसे भेजता है तो सिर्फ बैंक को पता होता है कि पैसे कहाँ गए, लेकिन पब्लिक लेजर पर होने वाले लेन देन की एक एक डिटेल खुलेआम दर्ज होती है। अच्छा, मतलब वॉलेट A से वॉलेट B में कितने बजे कितने पैसे गए, ये कोई भी इंटरनेट पर देख सकता है। बिल्कुल, कोई भी देख सकता है। ये तो प्राइवेसी के लिए एक भयानक सपना है यार। अगर कोई किसी तरह से ये पता लगा ले कि वो वॉलेट A मेरा है, तो फिर मेरी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी दुनिया के लिए एक ओपन किताब बन जाएगी। सही कहा आपने। मैंने सुबह कॉफी कहाँ से ली, मैंने मकान का किराया किसे दिया, मैंने किस संस्था को डोनेशन दिया, सब कुछ पब्लिक। क्या डिजिटल फाइनेंस में भरोसे का मतलब ये है कि हमें अपनी जिंदगी का हर हिस्सा इस तरह दुनिया के सामने रखना ही पड़ेगा? और यहीं आकर वो कांच के घर वाली पारदर्शिता ना चुभने लगती है। एक तरफ ये खुलापन बहुत शानदार है, क्योंकि इससे सिस्टम में धोखाधड़ी नामुमकिन हो जाती है। कोई छुपकर हवा में पैसे नहीं बना सकता। वो तो है। लेकिन फाइनेंशियल प्राइवेसी इंसान का बुनियादी अधिकार होना चाहिए, और ZKP इसी तनाव को खत्म करता है।
ZKP उस खुली किताब और इंसान की प्राइवेसी के बीच एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर का काम करता है। तो ये फिल्टर असल में ब्लॉकचेन पर काम कैसे करता है? क्या ये लेन देन को पूरी तरह अदृश्य कर देता है? पूरी तरह से अदृश्य नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ जरूरी बातों को प्रूव करता है। मान लीजिए किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर हजारों लेन देन हो रहे हैं। ठीक है। अब अगर हर लेन देन की पूरी डिटेल नेटवर्क पर डाल दी जाए तो प्राइवेसी भी जाएगी और सिस्टम भी बहुत भारी और धीमा हो जाएगा। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी आती है जिसे ZK रोलअप्स कहते हैं, जो आजकल काफी चर्चा में है। ये रोलअप्स कैसे काम करते हैं? इसे ऐसे समझें कि ZK रोलअप्स हजारों लेन देन को एक साथ बंडल करता है, उन्हें मेन नेटवर्क से अलग प्रोसेस करता है और फिर उन सब की डिटेल डालने की बजाय कुछ और करता है। हाँ, उन सब की पूरी डिटेल ब्लॉकचेन पर डालने के बजाय सिर्फ एक छोटा सा जीरो नॉलेज प्रूफ बनाकर नेटवर्क पर डाल देता है। अच्छा। ये प्रूफ एक मैथमेटिकल ठप्पा होता है जो कहता है मैंने इन हजारों लेन देन को चेक कर लिया है, किसी ने डबल स्पेंडिंग नहीं की है, सबके खाते में पैसे थे और सब कुछ सही है। और चूंकि ये सुडोकू वाले तरीके की तरह एक ZKP है, इसलिए मेन ब्लॉकचेन नेटवर्क बिना सबकी पर्सनल डिटेल देखे ही उस ठप्पे को मान लेता है। एकदम सही पकड़े आप। मतलब इससे दो बड़े फायदे हुए। एक तो नेटवर्क पर भीड़ कम हो गई क्योंकि डेटा कम गया, और दूसरा प्राइवेसी बनी रही क्योंकि किसी की पर्सनल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पब्लिक नहीं हुई। यही वजह है कि ZKP को ब्लॉकचेन के भविष्य के लिए इतना क्रिटिकल माना जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए जनरेट किया गया ये प्रूफ ये सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क सुरक्षित रहे, लेकिन बिना यूजर को एक्सपोज किए। ये बात दिमाग में एक अलग ही खिड़की खोल रही है। अगर ZKP इस तरह के डिजिटल लेन देन को बिना डेटा शेयर किए वेरीफाई कर सकता है, तो फिर इसे सिर्फ क्रिप्टो या फाइनेंस तक ही सीमित क्यों रखा जाए? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इंटरनेट पर तो हमें हर दिन हर जगह कुछ न कुछ साबित करना पड़ता है। इसका दायरा तो बहुत बड़ा होना चाहिए। और दायरा बड़ा हो भी रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ZKP सिर्फ एक क्रिप्टो फीचर नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस का एक बुनियादी ब्रेक थ्रू है। जहां भी डिजिटल दुनिया में भरोसे और पहचान की बात आती है ना, वहां ये तकनीक पूरी व्यवस्था को बदल सकती है। मतलब जैसे हमारी डिजिटल आइडेंटिटी। आज अगर किसी सर्विस के लिए अपनी सिटीजनशिप साबित करनी हो तो लोग अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट स्कैन करके अपलोड करते हैं। हाँ, और फिर क्या होता है? वो डेटा किसी सर्वर पर सेव होता है और फिर एक दिन खबर आती है कि वो सर्वर हैक हो गया और करोड़ों लोगों का डेटा लीक हो गया। ये सबसे बड़ी कमजोरी है आज के सिस्टम की। डेटा हैक इसलिए होता है क्योंकि डेटा एक जगह स्टोर किया जाता है। प्राइवेसी बाय डिजाइन का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर सर्वर पर डेटा होगा ही नहीं तो कोई हैक क्या करेगा। ये तो बहुत लॉजिकल है। ZKP का इस्तेमाल करके हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां लोग किसी भी ऑनलाइन सर्विस में बिना पासवर्ड या डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपनी पहचान साबित कर सकें। प्रूफ जनरेट होगा, सर्विस चालू होगी और सर्वर के पास हैकर्स को देने के लिए कोई डेटा नहीं बचेगा। ये तो इंटरनेट के काम करने के बुनियादी ढांचे को ही पलट देगा यार। सोचिए एक डिजिटल वोटिंग सिस्टम के बारे में। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है ये। अगर मैं घर बैठे वोट करूं और ZKP ये साबित कर दे कि मैं एक वैलिड वोटर हूं और मैंने सिर्फ एक बार वोट दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से गुप्त रहे कि मैंने किसे वोट दिया है, इसमें ना तो पोलिंग बूथ जाने की जरूरत होगी और ना ही धांधली का कोई डर। इसीलिए तो टेक की दुनिया में लोग ZKP को लेकर इतने एक्साइटेड हैं। आज हर कोई इस बात से परेशान है कि बड़ी टेक कंपनियां हर वक्त हमारी निगरानी कर रही हैं। हाँ, हमारा डेटा इकट्ठा कर रही हैं और फिर उसी डेटा को बेचकर अरबों कमा रही हैं। बिल्कुल। ZKP एक नई उम्मीद जगाता है कि प्राइवेसी को विकास या इनोवेशन में रुकावट मानने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम शुरुआत से ही प्राइवेट और सुरक्षित दोनों हो सकता है। ये वाकई एक बहुत ही एम्पावरिंग और पॉजिटिव विजन है कि हम तकनीक का इस्तेमाल करके ही तकनीक की सबसे बड़ी कमियों को दूर कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा रुककर एक प्रैक्टिकल और कड़वा सवाल पूछना है। पूछिए। क्योंकि जब भी कोई तकनीक सुनने में इतनी जादुई और आदर्श लगती है ना, तो असल दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ पेंच होता है। क्या क्रिप्टो की दुनिया में हर वो प्रोजेक्ट या कॉइन जो ZKP का नाम जपता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी और सावधान करने वाला सवाल है और यहीं पर लोगों को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्रिप्टो इंडस्ट्री में आजकल ZK या जीरो नॉलेज ना एक बहुत बड़ा मार्केटिंग बज़वर्ड बन गया है। मतलब लोग सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कोई एक प्राइवेसी का बटन नहीं है जिसे बस ऑन कर दिया जाए और सब सुरक्षित हो जाए। प्राइवेसी कोई हाँ या ना का सीधा सवाल नहीं है। तो मतलब हर ZK प्रोजेक्ट एक जैसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ZKP को लागू करना कोई आसान काम नहीं है।
इसके पीछे का जो गणित है वो बहुत भारी है और प्रूफ जनरेट करने में बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगती है। अच्छा, तो इसमें भी अलग-अलग लेवल्स होते हैं? हाँ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग स्तर की प्राइवेसी देते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स पूरी तरह प्राइवेसी पर फोकस करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ नेटवर्क को तेज करने के लिए ZK का इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेसी के लिए नहीं। और आम लोगों को ये पता भी नहीं चलता होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि कई बार भारी भरकम शब्दों और तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करके किसी घटिया प्रोजेक्ट को भी बहुत एडवांस लिखाने की कोशिश की जाती है। हाइप और हकीकत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक आम इंसान क्या करे? जो लोग टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट नहीं हैं या जिन्हें जटिल क्रिप्टोग्राफी समझ नहीं आती, उन्हें बिना इन भारी शब्दों में उलझे इस पूरी स्पेस को किस नजरिए से देखना चाहिए? मेरी सबसे पहली और स्पष्ट सलाह तो यही है कि किसी को भी मैथमेटिशियन बनने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है। हाँ, वो भारी भरकम समीकरण सॉल्व करना डेवलपर्स का काम है। आम लोगों को बस इसके पीछे के बुनियादी विचार को पकड़ कर रखना चाहिए कि क्या ये सिस्टम सच में मेरा डेटा छिपा रहा है या सिर्फ मार्केटिंग कर रहा है। और ये चेक कैसे करें? किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा या समय लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या उन्होंने अपनी तकनीक का कोई पब्लिक ऑडिट करवाया है, क्या वो ओपन सोर्स है। मतलब खुद रिसर्च करना जरूरी है। बिल्कुल। अंधा उत्साह दिखाने के बजाय हमेशा थोड़ा शक्की मिजाज रखना चाहिए। इस तकनीक के नाम पर किए गए किसी भी वादे पर रातों रात भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, क्योंकि कोई भी नई चीज हमेशा अपने साथ बहुत सारा शोर और हाइप लेकर आती है, और हमारी इस डीप डाइव सीरीज का मकसद ही उस शोर को कम करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए और इसके सबसे अहम निष्कर्ष निकाले जाएं, तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि जीरो नॉलेज प्रूफ सिस्टम को ये इजाजत देता है कि वो जरूरी तथ्यों की जांच कर सके, वो भी बिना लोगों के निजता और सम्मान में दखल दिए। एकदम सही। और दूसरी बड़ी बात जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए वो ये है कि क्रिप्टो की दुनिया में प्राइवेसी का मतलब कोई गैर कानूनी काम करना या सब कुछ ब्लैकआउट करना नहीं है। राइट। प्राइवेसी और सीक्रेसी अलग है। हाँ। ZKP असल में भरोसे और प्राइवेसी के बीच एक बहुत ही खूबसूरत गणितीय संतुलन बनाने का प्रयास है। ये उस सुडोकू वाले उदाहरण की तरह साबित करता है कि किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी का डेटा सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आज साफ हुई है ना, वो ये है कि क्रिप्टो सिर्फ कुछ डिजिटल सिक्कों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। इसके पीछे जो तकनीक बन रही है वो इस बात की एक बहुत बड़ी कोशिश है कि हम डिजिटल युग में पहचान, भरोसे और डेटा पर कंट्रोल को कैसे देखते हैं। ये इंटरनेट के बुनियादी ढांचे को सुधारने की एक अहम पहल है। ये सिर्फ फाइनेंस का मामला नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में इंसान के अधिकारों की एक नई दिशा है, और अगर इसे सही से लागू किया गया ना, तो ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाते हैं जो सीधे तौर पर आज की चर्चा में तो नहीं आया, लेकिन इस पूरे विषय से बहुत गहराई से जुड़ा है। क्या विचार है वो? कल्पना कीजिए अगर ZKP जैसी तकनीक भविष्य में पूरी तरह से मेन स्ट्रीम हो जाए, अगर इंटरनेट का हर सिस्टम इसी पर काम करने लगे और किसी को भी कोई डिजिटल सर्विस लेने के लिए अपना पर्सनल डेटा ना देना पड़े, तो क्या होगा? तो उन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के बिजनेस मॉडल का क्या होगा, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे डेटा को बेचकर जिंदा हैं? क्या भविष्य में हमारी डिजिटल पहचान सच में वापस हमारे ही हाथों में आ सकती है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तकनीक बदलती है तो वो सिर्फ टूल्स नहीं बदलती, वो सत्ता और पावर के पूरे बैलेंस को पलट कर रख देती है। बिल्कुल। तो अगर इस डीप डाइव ने जीरो नॉलेज प्रूफ और डिजिटल प्राइवेसी की इस पेचीदा दुनिया को एक सरल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने में मदद की है, तो क्रिप्टो बियॉन्ड द हाइप सीरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस डीप डाइव को लाइक करें और उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जो बिना तकनीकी भारी शब्दों के उलझे क्रिप्टो की असली ताकत को समझना चाहते हैं। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारी अगली डीप डाइव चर्चा किस विषय पर होनी चाहिए, क्योंकि आपकी दिलचस्पी ही हमें आगे की दिशा देती है। ताकि बिना किसी हाइप या डर के हम सब मिलकर क्रिप्टो और डिजिटल दुनिया के भविष्य को और बेहतर तरीके से समझ सकें। हमेशा याद रखिए, कुछ चीजें पूरी तरह प्राइवेट होकर भी 100% पारदर्शी हो सकती है, बस नजरिया और तकनीक सही होनी चाहिए।